तो अभी की क्लास में आज से हमको पढ़ना है क्या, अंग्रेज। अंग्रेज के बारे में अगर बात करें तो अंग्रेज जब भारत में आ रहे हैं, अंग्रेजों का भारत में आना चालू होगा अब, क्योंकि अब कौन आ चुके हैं, पुर्तगाली आ चुके हैं और कौन आ चुके हैं, डच। अब कौन आएंगे, अंग्रेज। अंग्रेज ऐसे ही नहीं आए, अंग्रेजों ने आने से पहले मतलब 31 दिसंबर सन 1600 की बात है। कब की बात है, 31 दिसंबर सन 1600। ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। इधर ध्यान दो भाई, बुरे मुंह के, इधर देख। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। किसकी स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, स्थापना की। अब इस कंपनी की जब स्थापना की तो यहां पर कंपनी को पूरा नाम दिया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसका पूरा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो एलिजाबेथ ने बोला कि हम तुम्हें अधिकार देते हैं और जाओ पूर्व के देशों में, इंडिया जाओ और 15 सालों तक एकाधिकार है तुम्हारा वहां। कितने सालों तक, 15 वर्षों तक जो है अधिकार, या 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार दे दिया था उसने, एलिजाबेथ ने, अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को मजा आ गया, अंग्रेजों ने साझेदार बनाए। कितने साझेदार बनाए, प्रारंभ में इस कंपनी में कितने साझेदार थे, 217। और फिर अंग्रेज भारत में आते हैं और लूटपाट मचाते हैं, फिर अपने मन से, दिल से लूटते हैं सोने की चिड़िया को और पूरा कंगाल करके चले जाते हैं देश को। 200-250 सालों तक भारत पर शासन करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और न जाने कितने ऐसे वीर योद्धा रहे जो क्रांतियों में मारे चले गए, शहीद हो गए। इन्हीं अंग्रेजों ने भयंकर आतंक मचाया। तो किस प्रकार ये भारत में आकर धीरे धीरे करके जो रहता है ना वायरस की तरह पूरे देश को खोखला कर देते हैं। तो हम चलते हैं पढ़ने के लिए। तो 217 साझेदार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यहां पर सबसे पहले जो अंग्रेज आया उसका नाम था स्टीफन थॉमस। स्टीफन थॉमस। ये कब आया, 1579 में भारत आता है। उस समय भारत में शासन किसका था, अकबर का। किसका शासन था, अकबर। अकबर 1605 तक बैठता है गद्दी पर। कब से, 1556 से। 1556 इस तरफ से इस तरफ लिखना था, देख लेना। कब से कब तक बैठता है, 1556 से 1605। और वहीं अगर मैं बात करूं किसके, ब्रिटेन की महारानी के बारे में, तो ये बैठती है 1558 से 1603 तक। कब से कब तक बैठती है, 1558 से 1603। ये कौन का शासन है, एलिजाबेथ। किसका शासन है, तो अकबर के दरबार में 1579 में स्टीफन थॉमस आता है। और अकबर का जो साम्राज्य है उसमें जो आर्थिक संपन्नता है कि भाई देखो 10 करोड़ रुपए अकबर के पास कैश रखे हैं, दुनिया भर के सोने चांदी जवाहरात हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है, लाखों की सेना है, हजारों हाथी हैं, कई सारे घोड़े हैं, सिपाही हैं। तो इतना ज्यादा पैसा और रुतबा देखकर स्टीफन थॉमस ने अकबर के साम्राज्य को और भारत को सोने की चिड़िया मानकर वापस जाता है कहां, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जाकर वहां पर बताता है कि भैया इतना भयंकर पैसा है इनके पास। अगला एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच ये पक्का करने के लिए आता है कि सही में ये बात है भी कि नहीं। तो ये 1583। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आया जो अंग्रेज था, स्टीफन थॉमस, अकबर के दरबार में। उसके बाद कौन आया, रॉल्फ फिच। ये 1583 में आया। ये 1583 में भारत आता है तो पूरे भारत घूमता है। बहुत मतलब भारत को इसने सोने की चिड़िया कह दिया कि भैया भारत बहुत ज्यादा धनवान देश है। तो ये इतना इसको भारत पसंद आया कि जाते जाते बहुत समय लगा दिया इसने वापस जाते जाते। तो इसकी वसीयत पढ़ ली वहां के इसके बच्चों ने कि हमारा बाप तो मर गया है, हमारा बाप मर गया है। इसकी पत्नी ने बोला मेरा पति मर गया है, अब क्या करो, उसकी संपत्ति को मेरे पुत्रों में बांट दो। तो इसकी वसीयत पढ़ ली। लेकिन जब ये वापस पहुंचता है देखता है कि भाई इसकी वसीयत पढ़ी जा रही है। अरे भैया मैं जिंदा हूं, जाकर ये कहता है। ये क्या कहता है, भैया मैं क्या हूं, जिंदा हूं। तो ये किसकी बात चल रही है, रॉल्फ फिच की। तो बताएं 1579 या 1579 में कौन आया, उसके बाद कौन आया, रॉल्फ फिच। तब अंग्रेजों को पता चला कि कहां जाना चाहिए, भारत में जाना चाहिए। तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई सन 1600 में। अच्छा, ये ब्रिटेन की महारानी जो थी ये 1600 में कंपनी बना के और 1603 में मर जाती है। क्या हो जाती है, मर जाती है। तो इसके बाद आता है कौन, जेम्स प्रथम। कौन आता है, जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम 1603 में गद्दी पर बैठ जाता है। आपसे पूछे कि जेम्स प्रथम किस वंश का था तो आपको बताना है ये किस वंश का था,
स्टुअर्ट वंश का था। किस वंश का था? स्टुअर्ट वंश का था जेम्स प्रथम। ये जब गद्दी पर बैठता है तो ये बोलता है 15 सालों के लिए नहीं, आप एक काम करो, जब तक आप जिंदे रहो अनिश्चितकालीन अधिकार कर दिया। बोला कि आप जाओ इंडिया और अनिश्चितकालीन व्यापार करो। 15 सालों का जो एकाधिकार था उसको हटा के अनिश्चितकालीन कर दिया। ये कंपनी बना दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत आती है और फिर व्यापार करती है और बहुत धड़ल्ले से। लेकिन एक बात खुशी की मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में एक संजीव मेहता जो चॉकलेट व्यापारी हैं, क्या नाम है इनका? इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। ये भारतीय हैं, ये इंडियन है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया है। अब देखो भारत वापस अपने उसी स्तर पर पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए तो जेम्स प्रथम के बारे में बात कर ली हमने। जेम्स प्रथम किस वंश का था? स्टुअर्ट वंश का। जेम्स प्रथम बोलता है, इसके एक दरबारी सेनापति जिसका नाम होता है हॉकिंस। क्या नाम होता है? हॉकिंस। और हॉकिंस से बोलता है कि हॉकिंस तुम क्या करो, भारत जाओ। कहां जाओ? भारत। और भारत का जो शासक है उस शासक से अनुमति लो कि हमको तुम्हारे देश में व्यापार करना है। तो उस समय 1603 की बात है। कब की बात है? और उस समय 1605 तक अकबर बैठा था भारतीय गद्दी पर। तो 1603 में हॉकिंस एक जो जेम्स प्रथम होता है एक पत्र लिखता है अकबर के नाम का, और उसमें अकबर के नाम का पूरा अनुमति पत्र होता है कि भैया आप हमें अनुमति दे दीजिए, हमको यहाँ व्यापार करना है, सूरत में व्यापार करना है, मसूलीपट्टनम में व्यापार करना है। तो अकबर के नाम का फरमान भेजता है हॉकिंस के हाथों। लेकिन हॉकिंस आते आते देर कर देता है और हॉकिंस भारत में कब आता है? 1608। कब आता है? 1608। और कहां पहुंचता है 1608 में? सूरत। लेकिन इसे जाना कहां था? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ये बादशाह कहां की गद्दी पर बैठते थे? दिल्ली। भाई जो तख्ते ताउस मयूर सिंहासन जिसे हम बोलते हैं, ये कहां पर रखा है? दिल्ली। ठीक है, तो वहां पर तो ये सूरत, हालांकि अकबर के बाद सबसे बाद में शाहजहां जब आया तो उसने मयूर सिंहासन को बनाया था, लेकिन तख्त ए ताउस सिंहासन तो वही दिल्ली में था इनका बादशाहों का। तो दिल्ली में पहुंचता है 1609 में। कब पहुंचता है? 1609 में। अब 1609 में जब ये पहुंचता है और वहां जाकर बोलता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मेरा प्रणाम, ऐसा आदाब करता है। तो अकबर मर चुका है 1605 में और गद्दी पर कौन बैठ गया? उसका लड़का सलीम, जिसे हम जहांगीर कहते हैं। जहांगीर बोलता है किससे मिलना है बे तुझे? लाल मुंह के, लाल, इनका मुंह लाल होता है, अंग्रेज हैं, बिल्कुल गोरे भक होते हैं। तो जहांगीर से ये बोलता है मुझे अकबर से मिलना है, अनुमति। अकबर तो नहीं है, ऊपर चलेगा, तुझे भी जाना है क्या ऊपर? हॉकिंस डर जाता है क्योंकि जहांगीर बहुत नशेली प्रवृत्ति का राजा था। कल पढ़ाया था ना मैंने, जहांगीर बहुत नशेली प्रवृत्ति का राजा था, चटकीला था स्वभाव से, उसको गुस्सा जाता, वो फिर सोचता नहीं था। तो हॉकिंस डर गया। हॉकिंस ने उससे मनाने की कोशिश करी, लेकिन मनाए भी तो किससे? क्योंकि एक समय की बात है कि जब हॉकिंस भारत में आ रहा था तो ये 3 जहाज लेकर आया था, एक रेड ड्रैगन, एक कंसेट और एक हेक्टर। कितने जहाज थे इसके पास? पहला जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। दूसरा कौन था? कंसेट। और तीसरा हेक्टर। और इस हेक्टर नाम के जहाज में कौन बैठा था? हॉकिंस। तो जब भारत आ रहा था हॉकिंस, तो इस अरब सागर वाले क्षेत्र में हॉकिंस के जहाज को लूट लिया था, हेक्टर को, और इसी में पूरा सोना चांदी हीरे जवाहरात थे जिससे वो अकबर को खुश करने के लिए आया था। लेकिन इसके जहाज को लूट लिया पहले किसने? पुर्तगालियों ने, क्योंकि यहाँ पुर्तगालियों की फैक्ट्री बन चुकी है। 100 साल पहले आए हैं पुर्तगाली, डेवलप हो चुके हैं पूरे अच्छे से। तो पुर्तगाली बोलते कहां जा रहे हो हॉकिंस, हमसे मिलते जाओ। तो हॉकिंस नजराने के रूप में, टैक्स के रूप में बहुत सारा सामान इनको दे देता है। अब हॉकिंस के पास बहुत कम चीजें बची थी जिनसे वो प्रसन्न करने की कोशिश करता है। किसको? जहांगीर को। अब जहांगीर तो खुद मुगल बादशाह इतना बड़ा, हाँ कि नहीं? तो जहांगीर से जब मिलता है हॉकिंस तो बचे हुए जो सामान है जिससे वो खुश करने के लिए आया है अकबर को, वो जहांगीर को देता है, सोना चांदी जवाहरात। इससे जहांगीर नहीं मानता, लेकिन जहांगीर को धीरे से फिर वो शराब की बोतल देता है। अब विदेशी शराब, जहांगीर शराब का शौकीन, तो शराब जब पीता है जहांगीर तो हॉकिंस से बोलता है मेरे भाई तू जिंदा है मेरे दोस्त? हॉकिंस से बोलता है मालिक। अब इतने में हॉकिंस अभी नहीं कहता है कि मुझे अनुमति प्रदान करो, मैं व्यापार करने के लिए आया हूं, ये बात नहीं करता हॉकिंस। धीरे धीरे हॉकिंस उस साम्राज्य में उर्दू सीखता है, फारसी भाषा सीखता है, ताकि सम्राट को खुश कर सके, बादशाह को खुश कर सके। तो जो मुगल सल्तनत की जो भाषा थी उसको पूरा हॉकिंस सीख लेता है और उसके बाद मुस्लिमों के कपड़े पहनना चालू करता है, जिससे जहांगीर खुश होता है। और इससे जहांगीर खुश होकर इसे एक उपाधि देता है जिसका नाम क्या है? इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? हॉकिंस। किसने दी थी?
किसने दी थी? अब भैया जहांगीर को यहाँ रहते रहते बहुत समय हो जाता है, बहुत समय हो जाता है, मतलब 2 साल हो गए इसको, 1609 में आया, 1611 तक जहांगीर से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा जहांगीर कितना चटकी, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि जहांगीर जिस प्याले में चाय पी रहा था वो चाय का कप उसके हाथ से गिर के टूट जाता है नीचे, तो जिस कप को एक व्यापारी ने उसे दिया था वो व्यापारी को वापस बुलाता है कि इधर आ, ये कप कैसे टूटा, नीचे गिर गया, एक काम नया कप लेके। तो व्यापारी बोलता है लो मालिक दूसरा, नहीं नहीं चीन से बिल्कुल फ्रेश लेके आ, वापस जा। चीन भेजता है उस व्यापारी को पैदल, घोड़े वोड़े नहीं, पैदल चीन जा, और चीन से, और तेरे साथ नजर रखेंगे यहीं से लेके वहीं तक के लोग, अगर तू घोड़े वोड़े का सहारा लिया तेरे को खत्म कर देंगे। बेचारा चीन जाता है पैदल, कई सालों लग जाते हैं पैदल जाने और आने में, और उसको कप लाकर, इतना पागल है जहांगीर। एक सिपाही ने बोला कि भाई साहब आप हमें जितना वेतन देते हो उतने वेतन में हमको अपने बच्चों का भी पालन करना पड़ता है, पत्नी भी प्रेग्नेंट है, खुद के भी कुछ खर्चे हैं, थोड़ा वेतन बढ़ा दीजिए। जहांगीर ने बोला ठीक है इसका वेतन बढ़ा दो। उसको उठा के शेर के बिल उसमें, शेर के पिंजरे में डलवा देते हैं और शेर उसको चीर फाड़ मार डालता है उस सिपाही को। इतना कातिल था ये जहांगीर। तो हॉकिंस से बोलता है कि अगर इससे मैंने बोला कि व्यापार करना है, उठा के मेरे को भी किसी गुफा उफा में डलवा देगा, सांपों से कटवा देगा। हॉकिंस डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन हॉकिंस वहां रहकर इतना समझ जाता है कि भारत में जो 100 साल पहले जो कंपनी आई थी, जो कौन सी थी, पुर्तगाली अपना साम्राज्य बना चुकी है जहां तहां, तो पहले पुर्तगाली को हटाओ और जहांगीर के मन में यह विश्वास पैदा करो कि हम पुर्तगालियों से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि पुर्तगाली 100 साल पहले आए हैं और जहांगीर और पुर्तगालियों के संबंध काफी अच्छे हैं। अंग्रेज बाद में आए, पुर्तगाली पहले आए थे, तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के पुर्तगाली और जहांगीर के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। तो जहांगीर चाह कर भी अंग्रेजों को नहीं दे सकता व्यापार करने की अनुमति। तो हॉकिंस समझ जाता है कि पहले साल पुर्तगालियों को कमजोर साबित करो। तो हॉकिंस अब यहां से कहां चला जाएगा, वापस। हॉकिंस कहां चला जाएगा, वापस चला जाएगा। और 1611 में हॉकिंस वापस चला गया और 1611 में 2 लोग आते, जल्दी नाम बता दो कौन? एक मिडल्टन और कौन? थॉमस बेस्ट। ये 1611 में 2 लोग आते हैं और ये 2 लोग आकर भारत में गुजरात वाले क्षेत्र में जो पुर्तगाली हैं उनके ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक, यहां पर युद्ध कर देते हैं। क्या हो जाता है यहां पर? युद्ध। इस युद्ध को बोलते हैं स्वाली का युद्ध, 1612। कौन सा युद्ध बोलते हैं इसको? स्वाली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? ठीक है, कब होता है स्वाली का युद्ध? कब होता है? इस युद्ध में अंग्रेज किसे हरा देते हैं? पुर्तगाली। किसे हरा देते हैं? अब पुर्तगाली को। जब पुर्तगालियों को हराया तो सूरत पर अधिकार कर लिया किसने? जहांगीर बड़ा समझदार और शांत दिमाग तो नहीं था उसका, लेकिन वो सोचता बहुत तेज था। उन्होंने कहा यार देखो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। जिस समय स्वाली का युद्ध चल रहा था 1612 में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, उस समय पुर्तगालियों ने जहांगीर से बोला कि मुगल बादशाह हम आपको टैक्स देते हैं, आप हमारी रक्षा करो, अंग्रेज हमें मार रहे हैं। तो जहांगीर ने सोचा कि यार इनको अगर बचा लिया तो अंग्रेज कितने पावरफुल है ये कैसे पता चलेगा, तो हम अंग्रेजों की पावर देखना चाहते हैं, इसलिए इसने साथ नहीं दिया। और वास्तविकता में अंग्रेज बहुत पावरफुल थे भाई, पैसा बहुत ज्यादा था उनके पास। पुर्तगाली में स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली हार जाते हैं स्वाली के युद्ध में, तो अंग्रेज प्रसन्न होता है, खुश हुआ अंग्रेज, जहांगीर खुश होता है अंग्रेजों से। जहांगीर सोचता है अरे यार पुर्तगाली से ज्यादा तो मजबूत कौन है? अंग्रेज। तो यहां पर कहानी ये होती है कि पहली फैक्ट्री यहां पर सन 1613 में बना दी जाती है, कौन सी? सूरत में। और इससे पहले ही 1611 में कौन सी फैक्ट्री तैयार हो गई है? मसूलीपट्टनम। तो बताए अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां बनकर तैयार हुई थी? 1611, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, हाँ मसूलीपट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। मसूलीपट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश। अब 1613 में दूसरी फैक्ट्री कहां खोलती है? सूरत। हालांकि इस फैक्ट्री का काम हॉकिंस ने चालू कर दिया था आते से, बनकर तैयार होते होते 1613 में तक बन पाई। तो 1613 में, लेकिन बनना चालू कब होगा था? 16। तो सबसे पहले निर्माण कार्य कहां की कंपनी का चालू हुआ था? सूरत की। लेकिन सबसे पहले बनकर तैयार कौन सी? 1611 में मसूलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री कौन सी? सूरत। पहली कौन सी? मसूलीपट्टनम। लेकिन निर्माण कार्य सबसे पहले प्रारंभ कहां का हुआ था?
कहां का हुआ था? सूरत का हुआ था। ठीक है, अब एक बात सुनो, सन 1632 की बात है। यहां एक व्यक्ति आता है, सर टॉमस रो। कौन आता है? 1632 में सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आकर जहांगीर से कहता है कि मुगल बादशाह के सुल्तान को मेरा आदाब, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल जो भी बोलता है, और बोलता है कि आपके लिए कुछ उपहार लेकर आया हूं। तो जहांगीर बोलता है क्या लेके आया है वे? तो सर टॉमस रो बोलता है कि मैं शराब लेकर आया हूं आपके लिए, विदेशी मदरा शराब। क्या बेटा? 27 क्या? 27 तक बैठता है जहांगीर? अरे यार सॉरी क्या पढ़ा दिया मैंने आपको। हाँ, गलती हो गई, माफ कर दी। शाहजहां। तो ये कौन सा शरीफ था यार? इसको क्या देता है? शराब। क्या देता है? शराब के साथ और क्या? चित्रकारी। क्या देता है? चित्रकारी। चित्रकारी देता है। सुन तो लो जरा, सन को छोड़ो, यहां पर क्या पढ़ा रहा हूं यार मैं। 1612, हाँ 1617 की बात चल रही। ठीक है, जहांगीर के दरबार में कौन आता है? सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो से एक ही अधिकार ले लेता है, गोलकुंडा के क्षेत्र पर व्यापार करने का अधिकार। क्या करने का अधिकार? लेकिन कैसा व्यापार होना चाहिए? टैक्स फ्री। कैसा व्यापार होना चाहिए? टैक्स फ्री व्यापार होना चाहिए। तो गोलकुंडा के क्षेत्र पर व्यापार करने के लिए, टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए भारत में कौन आता है? सर टॉमस रो, जो जहांगीर से अनुमति ले लेता है, और जहांगीर को बदले में क्या दे देता है? शराब। शराब और क्या दे देता है? चित्रकारी। हालांकि चित्रकारी तो पहले से ही पसंद है किसको? जहांगीर उसको अनुमति। इस फरमान को कौन सा फरमान कहा? सुनहरा फरमान। तो सुनहरा फरमान किसको किसने दिया? जहांगीर ने। किसको? सर टॉमस रो को। कब दिया? सन 1617। ठीक है, अरे हाँ कि नहीं? अब आगे की बात करेंगे। अगला व्यक्ति और आएगा फर्रुखसियर के दरबार में। कब आएगा? फर्रुखसियर के दरबार में सन 1717 में कौन आएगा? जॉन सरमन। जॉन सरमन। फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में जॉन सरमन आता है। फर्रुखसियर उस समय एक बीमारी से ग्रसित था। इस बीमारी को हम बोलते हैं गुप्त रोग। कौन सा रोग? कौन सा रोग बोलते हैं? गुप्त रोग। ठीक है, इसके पीछे वाले हिस्से में एक फोड़ा हो गया था, जिसके कारण फर्रुखसियर से बैठते नहीं बन रहा था। तो जॉन सरमन बड़ा चतुर था। जॉन सरमन ने अपने साथ एक हैमिल्टन नाम का डॉक्टर लेकर आया था। क्या नाम था इसका? हैमिल्टन। हैमिल्टन ने इस गुप्त रोग को दूर कर दिया। ये गुप्त रोग किसको हुआ था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर कौन है? मुगल बादशाह, 1717 में। तो इसके फोड़े का इलाज कर दिया हैमिल्टन ने। तो फर्रुखसियर बड़ा खुश हुआ और जॉन सरमन से बोला, बता तुझे क्या चाहिए? तो जॉन सर ने बोला, भैया ये 10,000 रुपए ले लो। कितने रुपए ले लो? लेकिन मुझे कहां व्यापार करना है? सूरत। 3,000 रुपए ले लो, लेकिन मुझे कहां व्यापार करना है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और क्या चाहिए ये बता? भैया बंबई में मुझे क्या डालना है? सिक्के। बंबई में मुझे क्या डालना है? सिक्के। तो बंबई में सिक्के डालने की अनुमति दे दो। तो ये तीनों अधिकार, 10,000 के बदले सूरत, 3,000 के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और बंबई में सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान कर दी फर्रुखसियर ने, जिसके कारण इस अधिकार को क्या कहा जाता है? शाही अधिकार या शाही फरमान। कौन सा फरमान? शाही फरमान किसने किसको दिया? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर ने 10,000 के बदले, 3,000 के बदले बंबई में। एक बात और सुनो, जो तुमको पुरानी बातों पर लेकर चलता हूं। 1688 में, कब की बात चल रही है? 1688 में। ये देखो, ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, 1688 में यहां बंगाल वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? बंगाल वाले क्षेत्र में अंग्रेज क्या करते हैं? कब्जा करना चालू कर देते हैं। किस पर कब्जा करना चालू कर देते हैं?
बंगाल वाले क्षेत्र पर अपनी सीमाओं को बढ़ा लेते हैं। तो औरंगजेब इन्हें समझाता है। किन्हें समझाता है? औरंगजेब अंग्रेजों को समझाता है कि भाई देखो ये गलत बात है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अंग्रेज नहीं मानते हैं, तो अंग्रेज और औरंगजेब के बीच में 1688 में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती। औरंगजेब अंग्रेजों को इतना भयंकर मारता है कि अंग्रेजों को पीछे पांव भागना पड़ता देश छोड़ के। लेकिन फिर यहां पर एक सर जॉन चाइल्ड नाम का इस कंपनी का गवर्नर होता है, जो औरंगजेब से माफी मांगता है। तो औरंगजेब उसको बोलता है कि जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये बोलता है कितना जुर्माना देना पड़ेगा? तो औरंगजेब के द्वारा मांगी गई मुंह मांगी रकम को सर जॉन चाइल्ड पेमेंट के स्वरूप या जुर्माने स्वरूप किसको दे देते हैं? औरंगजेब को, और वापस यहां पर रुक जाते हैं। एक और घटना सुनिए, सन 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया। किसको पट्टे पर? मद्रास को क्या ले लिया? पट्टे पर। मद्रास को पट्टे पर लेकर, मतलब चंद्रगिरी के एक राजा थे। कौन थे? चंद्रगिरी के राजा। चंद्रगिरी के राजा से क्या पट्टे पर ले लिया? मद्रास। ठीक है, किसने? फ्रांसिस डे ने। किसने? फ्रांसिस डे। तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया फ्रांसिस डे ने। क्या ले लिया? और यहां पर एक किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा किला बसाया? कौन सा किला बसाया? ध्यान रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला किसने बसाया था? फ्रांसिस डे। कहां पर बनाया था? मद्रास। मद्रास कहां पर है? तमिलनाडु। मद्रास कहां पर है? एक और बात सुनो, इस तरफ रखते हैं। 1698 में 1600 बंगाल का एक सूबेदार था जिसका नाम था अजीम उस शान। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान से 3 गांव लिए। कितने गांव लिए? सूती नाता, कालीकोटा और गोविंदपुरा। और इन तीनों गांवों को लेकर बसा दिया कोलकाता। क्या? जो 1700 में राजधानी बनाई, और ये राजधानी कब तक रही? 1911 तक, भारत की राजधानी। ठीक है, तो कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चारनाक। किसने बसाया? और फोर्ट सेंट जॉर्ज फ्रांसिस डे। जॉब चारनाक ने कलकत्ता का उस समय नाम रखा था फोर्ट विलियम। क्या नाम रखा? फोर्ट विलियम। क्यों? क्योंकि फोर्ट विलियम जो थे उस समय ब्रिटेन के कौन थे? सम्राट। ब्रिटेन के सम्राट। ठीक है, तो इनके सम्मान में क्या नाम रखा? अरे क्या नाम रखा? कब से कब तक राजधानी रहा? किसने बसाया? जॉब चारनाक। फ्रांसिस डे ने क्या बसाया? क्या बसाया? ठीक है, आपसे पूछे सर बंबई किसने बसाया? बंबई बसाया गेराल्ड अंगियार ने। गेराल्ड, बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, बहुत शानदार चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, मजा आ जाएगा। किसने बसाया बंबई? अब ये तो रही अंग्रेजों की राजधानी। अंग्रेजों के बाद आते हैं कौन? डेनिश। कौन आते हैं? डेनिश भारत में कब आए? सन 1616। कब आए भारत में? सन 1616। पहली फैक्ट्री तंजौर में लगाई। कब लगाई? तंजौर। कहां लगाई? तंजौर। 1616 में, तमिलनाडु में। और दूसरी फैक्ट्री कहां लगाई? श्रीरामपुर। दूसरी कहां लगाई? श्रीरामपुर। श्रीरामपुर कहां है? पश्चिम बंगाल। अरे श्रीरामपुर कहां है बेटा? पश्चिम बंगाल। श्रीरामपुर कहां है? पश्चिम बंगाल। ये कंपनी ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। ये 1745 में सारी फैक्ट्री किसको बेच देती है? अंग्रेजों को। किसको बेच देती है? अंग्रेजों को, और चली जाती है वापस। ठीक, तो डेनिश कब आए थे? 1616। इनकी पहली फैक्ट्री तंजौर, कहां पर? तमिलनाडु। दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर, कहां पर लगाई? 1745 में अंग्रेजों को बेच दी,
और कहां चले गए? वापस। ठीक है, सबसे बाद में कौन सी विदेशी व्यापारिक कंपनी आई थी? तो 1731 में आई थी, सबसे आखिरी में। इसका नाम क्या था? स्वीडिश। क्या नाम था इसका? स्वीडिश। लेकिन अब बीच में आते हैं इनके कौन? फ्रांसीसी। डेनिश और स्वीडिश के बीच 1664 में। तो फ्रांसीसी के बाद में कौन आते हैं? स्वीडिश। सबसे आखिरी में आने वाली कंपनी कौन थी? स्वीडिश। ठीक है, अब पढ़ेंगे कौन सी कंपनी? फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी, देखो फ्रांसीसी कंपनी कहां की होगी? फ्रांस। इसको ध्यान से समझिएगा। फ्रांस के एक राजा थे जिनके नाम क्या था? लुई 14वां। इनका नाम क्या थे? लुई 14। क्या नाम था इनका? इनके एक मंत्री थे कोलबर्ट। क्या नाम था? अपने मंत्री कोलबर्ट से लुई 14वां कहते हैं, अरे कोलबर्ट तू क्या कर रहा है? अंग्रेज के बाद ये डच और ये क्या बोलते हैं पुर्तगाली सब इंडिया पहुंच गए हैं, व्यापार कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, तू क्या कर रहा है? कोलबर्ट बोलता है, बताओ मालिक क्या करना है? तो ये बोलता है कौन? फ्रांसीसी का जो फ्रांस का जो बादशाह था, कौन? लुई 14वां। बोलता बनाओ कंपनी अपनी। उन्होंने कहा जी मालिक। सन 1664 में ये फ्रांसीसी कंपनी को बनाकर तैयार करते हैं और नाम रखते हैं द कंपनी एंड ओरिएंटल। क्या नाम रखते हैं? द कंपनी एंड ओरिएंटल। क्या नाम रखते हैं बेटा? और आ जाते हैं कहां? भारत। 1668 में फैक्ट्री खोलते हैं सूरत में और 1669 में फैक्ट्री खोलते हैं मसूलीपट्टनम में। कहां खोलते हैं? अब देखो ये कितने बेकार लोग हैं। ये फ्रांसीसी ये वहीं पर कंपनियां खोल रहे हैं जहां अंग्रेजों की कंपनियां चल रही हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप किराने की दुकान खोलो और किराने की दुकान पे आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दो, जैसे तैसे आपकी दुकान चलना चालू हो, इतने में आपसे बड़ी दुकान आपके जस्ट सामने खोल दिया जाए और आपसे कम दाम में चीजों को, तो आपको गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। फ्रांसीसियों ने जहां कंपनी खोली वही कंपनी कौन खोल रहे हैं? सॉरी, अंग्रेजों ने जहां कंपनी खोली वही कंपनी कौन खोल रहे हैं? तो यहां पर लड़ाई होना स्वाभाविक है कि नहीं? अरे हाँ या ना? इतना ही नहीं, अब देखो 1668 तक की बात ठीक है, 69 तक की बात ठीक है, कंपनी खोल ली। कंपनी खोलने के बाद मैं बिगर मैप के मुझे मजा आता नहीं है तो मैप बना ही देता हूं, ये लीजिए। कंपनी खोलने के बाद यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है मद्रास। मद्रास का एक क्षेत्र था सेंट थामे। इस सेंट थामे नाम के क्षेत्र में जो गोलकुंडा के अंदर आता है, सेंट थामे पर कब्जा कर लेते हैं 1672 में। कौन? फ्रांसीसी कब्जा कर लेते हैं। तो सेंट थामे जिस क्षेत्र में पड़ता है वो गोलकुंडा का क्षेत्र था। तो गोलकुंडा का लोकल जो राजा रहा, राजा और पुर्तगाली दोनों आपस में मिले। कौन मिले? दोनों आपस में, और इनसे लड़ाई कर ली। इनसे क्या कर ली? अरे हाँ कि नहीं? और जिसमें हार जाते हैं कौन? फ्रांसीसी। कौन आते हैं? फ्रांसीसी हार जाते हैं। तो 1672 में इनको मार मूर के और भगा दिया जाता है इस जगह से। अब इनका बोरिया बिस्तर उठ चुका है। तो 1673 में एक मार्टिन फ्रांसीसी नाम का व्यक्ति आता है। मार्टिन कौन आता है? 1673 में कौन आता है? मार्टिन। और ये बालीकोंडपुरम, क्या बोलोगे आप? बालीकोंडपुरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। बालीकोंडपुरम नाम की जगह ले लेता है वहां के लोकल गवर्नर से या लोकल राजा से। ठीक है, और वहां का लोकल जो राजा था वो था शेर खान लोधी। शेर खान लोधी। ठीक है, तो शेर खान लोधी बालीकोंडपुरम दे देता है किसको? मार्टिन को 1673 में। और इसी बालीकोंडपुरम को डेवलप करता है और यहां पर क्या बनाता है? पौंडीचेरी। कौन बसाता है? पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी किसने बनाया था? बताएं, किसने बसाया? ये 1900, और ये पौंडीचेरी में ही इनका निवास स्थान रहा। और ये बहुत ढीठ टाइप के लोग थे। 1954 में गए हैं ये देश छोड़ के, पांडिचेरी छोड़ के। पांडिचेरी आखिरी तक नहीं छोड़ा था फ्रांसीसियों ने। इनको भगाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भागो सालो, तुम भाग नहीं रहे हो। किसे चलाया?
ऑपरेशन विजय। इनको भगाने के लिए बड़ी मुश्किल से छोड़ा इन्होंने पांडिचेरी। पांडिचेरी कहां है? तमिलनाडु। पांडिचेरी कहां पर है? पांडिचेरी कहां पर है? तमिलनाडु। हाँ कि नहीं? और इसी पांडिचेरी में एक किला बसाया जिसका नाम क्या है? फोर्ट लुई। कौन सा किला बसाया? फोर्ट लुई, क्योंकि इनके सम्राट का नाम क्या था? लुई था ना। तो इनके सम्राट के नाम पर क्या बनाया इन्होंने? फोर्ट लुई नाम का किला। अब देखिए 1673। अब 1674 में एक और काम करते हैं ये, कारिकल और माहे, जो तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, माहे और चंद्रनगर, चंद्रनगर, इन क्षेत्रों पर ये लोग क्या कर लेते हैं? कब्जा। क्या कर लेते हैं? कौन कौन से क्षेत्र पर? हाँ कि नहीं? और आगे चल के एक काम और करते हैं ये, 1721 में ये जाकर मॉरिशस जीत लेते हैं। मॉरिशस, मॉरिशस कहां पर है भैया? ये भारत है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बीच में ये मेडागास्कर है, और यहीं पर क्या पड़ता है? मॉरिशस। तो ये मॉरिशस को भी जीत लेते हैं। ठीक है, कब जीत लेते हैं? 1721। ठीक है, तो इस प्रकार पुर्तगाली देश में आगे बढ़े हैं। देखिए पुर्तगाली बोले फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कहां के थे? फ्रांस के। इनका राजा लुई 14वां। इनने किससे बोला? कोलबर्ट से, क्या बनाओ? कंपनी। कंपनी कब बनाई? 1664। कंपनी का नाम क्या रखा? द कंपनी एंड ओरिएंटल। 68 में पहली फैक्ट्री सूरत, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। सेंट थामे की लड़ाई हुई, फ्रांसीसी हार जाते हैं। ठीक है, 1673 में मार्टिन बालीकोंडपुरम को लेकर पांडिचेरी बसाता है। उसके बाद 1674 में, 1674 में कारिकल, माहे और चंद्रनगर जीत लेते हैं। 1721 में मॉरिशस जीत लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये देश में क्या कर रहे हैं? अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रयास के क्रम में ये अंग्रेजों के साथ भी इनकी लड़ाइयां होना चालू हो जाती हैं। तो देखो, अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटक युद्धों की। फ्रांसीसी का भारत से सफाया कैसे होता है? फ्रांसीसी का भारत से सफाया कैसा होता है? कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कर्नाटक युद्ध। अब देखो, सबसे पहला युद्ध होता है कर्नाटक युद्ध। पहले भारत का मानचित्र बना देता हूं आपके सामने। देखो, फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों ऐसे थे, भारत में ही ये क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। तो अगर यूरोप में इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो ये भारत में भी आपस में लड़ते हैं बिना वजह के। समझ गए? युद्ध कहां हो रहा है? यूरोप में, दोनों देशों के बीच में। लेकिन भारत में ये लोग वैसे उलझ रहे हैं बिना मतलब के। तो सबसे पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1746 और ये चलता कब तक है? 48 में। और इस युद्ध को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, तो वहां का राजा मर जाता है। ऑस्ट्रिया का राजा मर जाता है, जिसके दो लड़के होते हैं। तो एक का सपोर्ट करते हैं अंग्रेज और एक का सपोर्ट कौन करते हैं? फ्रांसीसी। तो इसलिए फ्रांसीसी और अंग्रेज में लड़ाई हो जाती है यूरोप में। तो भारत में भी ये लोग लड़ पड़ते हैं आपस में बिना मतलब के। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध कब से कब तक चला? 46 से 48 तक। ठीक है, अब ये जब युद्ध भारत में होता है तो इस युद्ध में कहानी क्या होती है कि एक फ्रांसीसी जो गवर्नर रहता है, फ्रांसीसी गवर्नर, इसका नाम क्या होता है? डुप्ले। ये डुप्ले क्या करता है? यहां मॉरिशस में सर डॉन नाम का एक व्यक्ति होता है जो यहां का गवर्नर रहता है। ये डॉन को बुला लेता है, कौन? डुप्ले, और अंग्रेजों से लड़ाई कर लेते हैं। किससे लड़ाई कर लेते हैं? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से लड़ाई कर लेते हैं। अंग्रेज क्या कर लेते हैं? लड़ाई। और ये इस युद्ध का नाम था सेंट थामे का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तो ध्यान रखिए, इस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकलता है। दोनों ले दे के क्या हो जाते हैं? ले दे के क्या हो जाते हैं? बराबर। तो ध्यान रखिएगा, ये युद्ध बराबर रहा। इस युद्ध में कौन सा युद्ध लड़ा गया? सेंट थामे का युद्ध। और एक घाटा हो गया था अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने मद्रास गवा दिया। मद्रास किसने जीत लिया था? फ्रांसीसी। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? इस युद्ध को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का। क्या ये युद्ध भारत में भी हुआ? इस युद्ध के तहत भारत में कौन सा युद्ध हुआ? सेंट थामे का युद्ध हुआ भारत में।
ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध जब यूरोप में चल रहा था तो भारत में कौन सा युद्ध चल रहा था? सैंड खामे का युद्ध। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आए, युद्ध की स्थिति लगभग बराबर रही, लेकिन इनने क्या गवा दिया? मद्रास। कौन ने? अंग्रेजों ने। मद्रास किसने जीत लिया? अब यहां पर यूरोप में युद्ध शांत हो गया एक संधि के तहत। इस संधि का नाम था एक्स ला सेपल। कौन सी संधि? तो भारत में भी युद्ध शांत हो गया। वहां शांत हुआ तो यहां भी शांत हुआ, वहां युद्ध होगा तो यहां भी युद्ध होगा। ये कहानी चल रही थी। अब दूसरा युद्ध होगा 1749 से 1754 तक। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। कौन सा युद्ध? बोलो भाई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ये कितने साल चला? 5 साल। इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण कुछ नहीं था। यहां पर 2 क्षेत्र देखने को मिलते हैं आपको। कितने क्षेत्र देखने को मिलते हैं? यहां पर कर्नाटक है और यहां पर कौन है? हैदराबाद। ठीक है, तो वर्तमान में हैदराबाद अलग हो गया है। हैदराबाद अब राजधानी है तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है ना। तो ये इन दोनों देशों के बीच में, कर्नाटक और हैदराबाद, इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। वही उत्तराधिकार का युद्ध। तो एक तरफ अंग्रेज इसको सपोर्ट कर रहे थे हैदराबाद को, तो वहीं कर्नाटक को कौन सपोर्ट कर रहे थे? फ्रांसीसी। युद्ध चालू हो जाता है और ये युद्ध कितने साल तक चलता है? 5 साल तक। किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसी। और इस युद्ध के तहत भारत में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को हमने क्या नाम दिया? अंबूर का युद्ध। क्या युद्ध रहा ये? अरे है कि नहीं? और ये युद्ध के संधि से रुका? पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि से रुका। तो दूसरे युद्ध, पहले युद्ध में कौन सी संधि हुई? एक्सला सेपल। दूसरे युद्ध में कौन सी? पौंडीचेरी। कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आ गए। इसमें कौन सा युद्ध हुआ? अंबूर का। उसमें कौन सा युद्ध हुआ था? सेंट खामे। इसमें कौन सा युद्ध हुआ? अंबूर। इसमें अंबूर का। उसमें कौन सा युद्ध हुआ? तीसरा और महत्वपूर्ण युद्ध 1756 से 1763। इस युद्ध को हम बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध? यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। बहुत आईएमपी है, पेपर में आता है। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, हाँ कि नहीं? इसमें कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। कौन सी संधि हुई थी? तो यह युद्ध भारत में भी हो जाता है। भारत में भी हो जाता है। और इस सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में यह युद्ध 7 साल चलता है। 7 साल। और इस 7 साल चले युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। अंग्रेजों के तरफ से जो व्यक्ति सेनापति था उसका नाम था आयरकूट, और फ्रांसीसियों की तरफ से जो व्यक्ति सेनापति था उसका नाम था काउंट डी लाली। क्या नाम था? फ्रांसीसियों का सेनापति काउंट डी लाली। लाली लगा के आया था, पटेगा आयरकूट, इसने कूट दिया लाली को, है ना। तो अंग्रेजों का सेनापति आयरकूट। याद रखिएगा, इस युद्ध से यह सिद्ध हो गया भारत में कि अब वास्तविक शक्ति भारत में वास्तविक शक्ति, विदेशी शक्ति कौन है? अंग्रेज। तो किस युद्ध से यह स्पष्ट हुआ कि अब भारत में शासन अंग्रेजों का होगा? सप्तवर्षीय युद्ध। कब से कब तक चला? 56 से 63। कौन के बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसमें संधि कौन सी हुई? पेरिस की। ठीक है, तीनों युद्धों को एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे। ये प्रथम युद्ध, ये दूसरा युद्ध और ये तीसरा युद्ध। तीनों युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और तीनों युद्ध जो है महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम की दृष्टि से। पहला युद्ध कब से कब तक हुआ? 1746 से 1748। फिर 1 साल का गैप दे दो, आराम करेंगे ये। अब 1749 से चालू होंगे। कब तक चालू होंगे? 1754 तक। ये 5 साल चलेगा। अब यहाँ 1 साल का गैप दिया, 48 के बाद 49 तक गैप दिया। अब यहाँ 2 साल का गैप दो। 54 से कितना? 56। तो 56 से 63 तक चला, 1763 तक। आप यहां पर ए पा पे बोलो। क्या बोलो? ए पा पे। ए पा पे। ए पा पे। ए से याद करना एक्स ला सेपल। क्या बोलेंगे? एक्स ला। पा से याद करना पांडिचेरी, और पे से याद करना पेरिस। ये तीनों संधि इतनी आईएमपी है ना, भयंकर पूछी जाती है पेपर में, ध्यान रखना। कारण नहीं पूछा जाता। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ये सब नहीं पूछा जाएगा।
लेकिन हाँ, इसके तहत भारत में सेंट थामे का युद्ध हुआ, इसके तहत भारत में अंबूर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? और इस युद्ध में पूरी तरह से, हाँ इस युद्ध में, हाँ यहाँ पर एक युद्ध हुआ वांडीवास का युद्ध, और इस, ये पिछली बार बताना भूल गया था, वांडीवास युद्ध। इस वांडीवास युद्ध को कौन जीत लेते हैं? अंग्रेज, और भारत पूरी तरह से किसके हाथ में चला जाता है? अंग्रेजों के। ध्यान रखना, भारतीय राजाओं की राजनीति में जो आपसी झगड़े होते थे, उसमें सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति कौन था? डुप्ले। डुप्ले कौन? फ्रांसीसी। तो कौन सा फ्रांसीसी था जो भारत के आपसी झगड़े में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता था? डुप्ले। ठीक है कि नहीं बेटा? 2-2 3-3 घंटा कंटिन्यू पढ़ाता हूं मैं, अलग अलग सब्जेक्ट आप पढ़ते, तो कहीं जबार कभी सालों 6 महीने में कभी एक आध कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको लोड नहीं लेना है। ठीक है, कर दो बंद अब।